Bismillahirrahmanirrahim. Today this is our fourth session ji, in school management ji. As I always say that when we refer to school management, it involves both ji. Establishment of some new school or for the development of some already existing school ji. A recap of the previous three sessions ji. What did we discuss there? At first we talked about what ji, that general clear conception or general rough sketch of the different areas कि मैं स्कूल इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ या स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो वो मेजर कौन से एरियाज़ हैं, ठीक है, मेन कौन से एरियाज़ हैं जिनको मुझे टारगेट करना चाहिए, ठीक है। उसी में फिर हमने स्टार्ट लिया। नंबर वन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट जी, सिलेबस जी, कि वो सिलेबस या कह लें या बुक्स कह लें या कंटेंट कह लें कि बुक्स को कैसे सेलेक्ट किया जाना चाहिए, किस मैकेनिज़्म के तहत, ठीक है। फिर उसी में हमने टेक्स्ट बुक एडेप्टेशन इस्तेमाल किया क्लास कि टेक्स्ट बुक एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि साइंस की फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बुक आ गई है, लेकिन मैं उस बुक को एडेप्ट कैसे करूँगा, ठीक है। उसमें अगर मैंने कंटेंट सिलेक्शन करनी है तो कैसे करनी है, या आया मैं सारे कंटेंट ली जाऊंगा और फिर किस कंटेंट को किस स्किल, किस पर्पस, किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज़ करूंगा, वो सिलेबस की सारी डिटेल्स हमने डिस्कस की प्रीवियस सेशन में। देन वी मूव्ड अहेड जी, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट जी, सब्जेक्ट एलोकेशन जी के हाउ टू गो फॉर the placement of different subjects in my plan, in my mechanism, in my strategy, in my system और generally in my policy जी, कि उसमें मैंने किस चीज़ को कितना वेटेज देना है। अब यहाँ वेटेज देने से मुराद कतन ये नहीं है कि कोई एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है और किसी को लेस इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द नीड्स जी, क्लियर। इट डिपेंड्स अपॉन द करिकुलम ओवरऑल, जिस तरह हम कहूँ जी सिंगल नेशनल करिकुलम को पूरा एक मुल्क में जो एक डिमांड है वो, फिर मैं कहूँ जी एक इंस्टीट्यूशनल करिकुलम जो है, इंस्टीट्यूशन का क्या प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली कि मैं सब्जेक्ट्स को कैसे एलोकेट करूँगा, किसको मैंने वेटेज कम देना है, किसको ज़्यादा देना है। मैं फिर कह रहा हूँ नॉट इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस, in terms of my planning जी, or in terms of what जी, that slot, in terms of their space in the overall system जी. Then after subject allocation जी, we talked about that जी teacher allocation, कि अब आपको थोड़ा रियलाइज़ हो रहा होगा कि हम एक तरतीब से कुछ चीज़ें डेवलप करते जा रहे हैं और वो तरतीब हमें आगे क्यों फ़ायदेमंद होगी, ठीक है, उसके क्या क्या फ़वाइद होंगे, या उस तरतीब के अकॉर्डिंगली चलने से मेरा आगे चाहे मैं नया स्कूल इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ या इस्टेब्लिश स्कूल को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्लान डेवलप करना चाह रहा हूँ, हाउ विल इट बिकम जी मोर एफिशिएंट विद मैक्सिमम एफिकेसी, कि उसमें हमने क्या कहा, टीचर एलोकेशन। फिर टीचर एलोकेशन की डिटेल्स डिस्कस की कि भाई वो टीचर को एलोकेट करना है तो कैसे करना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट के टीचर को उसके लेसन्स को, चाहे उसकी नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं, कैसे बैलेंस करना है, वर्कलोड जो हम कहते हैं जी एक बैलेंस्ड वर्कलोड हो सब स्टाफ के लिए, उसको बैलेंस कैसे करना है। अब वो मैंने सब्जेक्ट एलोकेशन भी कर ली, जो एवरेज 5 डेज़ के अकॉर्डिंगली हमने कहा था कि वो 33 या 34 पर वीक लेसन्स अगर बन रहे हैं, तो उन 33-34 के अकॉर्डिंगली फिर हमने टीचर एलोकेशन में क्या कहा था कि जो एवरेज स्टैंडर्ड एक है वो क्या है कि 24 लेसन्स पर वीक फॉर अ टीचर, उसके अकॉर्डिंगली हमने टीचर, यानी टीचर्स को अगर हमने देने हैं तो सारे फुल सब्जेक्ट्स नहीं देने हैं, कुछ फुल कुछ हाफ देने हैं, ठीक है, ताकि उनका वो वर्कलोड जो है वो बैलेंस्ड रहे, एक बात। फिर उनके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं जिनको वो डील कर रहे हैं, जिनकी उन्होंने नोटबुक्स चेक करनी है, जिनकी उन्होंने डायरीज चेक करनी है, जिनकी उन्होंने असेसमेंट्स चेक करनी है, वो भी बैलेंस्ड में रहें। अब जब हमने टीचर एलोकेशन कर ली जी, नाउ मूविंग अहेड जी, उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और व्हाट शुड आई कॉल इट, दैट अबव ऑल इम्पॉर्टेंट फेज कम्स जी ऑफ व्हाट जी, प्लानिंग। अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि भाई अगर मैंने सब्जेक्ट एलोकेशन डिसाइड ही नहीं की,
टीचर एलोकेशन डिसाइड ही नहीं की और मैं डायरेक्टली चला हूँ प्लानिंग करने के लिए, तो वो प्लानिंग कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकती, नंबर 1। और नंबर 2, वो प्लानिंग जो है वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। वजूहात क्यों, ये 2 बातें मैंने क्यों कही, इफेक्टिव क्यों नहीं होगी, जो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं होगी, कि भाई मैंने सपोज प्लानिंग कर ली अकॉर्डिंग टू 40 लेसन्स जी पर वीक, जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है, यानी सॉरी जो प्लान करने लगा हूँ वो विदाउट एस्टिमेशन मैंने एवरेज एक वाइल्ड गैस पे 40 रख के उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर ली। बाद में अवेलेबिलिटी देखा मेरे पास ही कि वो अवेलेबिलिटी अगर मैं कम करूँ 5 डेज जो मैंने कहा स्टैंडर्ड है, तो वो क्या है 33, वो कितनी बनी थी पर वीक 33 जी। और अगर मैं कहूँ 6 डेज जो कन्वेंशनल सिस्टम चल रहा है क्लियर, विच इज़ नॉट अप्रिशिएटेड जी और विच इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी फ्रूटफुल जी, कि जहाँ पे क्या वो कितने पे जा रही होती है वो 41, अगर मैं 6 वर्किंग डेज रखूँ तो। अब आप देखें यहाँ पे कि भाई चलें जी मैं 40 से की तो 41 तो कवर कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 43 रखी है तो मैं 40 की प्लानिंग 43 में कैसे एडजस्ट करूँगा? इज़ दैट क्लियर जी? एम आई क्लियर? यानी मैंने वाइल्ड गैस पे एक प्लानिंग कर ली, बाद में जाके यानी प्लानिंग मैंने कर ली, बाद में जाके मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ जी, सब्जेक्ट एलोकेशन। प्लानिंग मैंने कर ली, फिर दूसरी बात जी बाद में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, टीचर एलोकेशन। ठीक है, अब टीचर एलोकेशन के मैं क्या कहूँ जी कि वो प्लानिंग सपोज some teacher of social studies is planning something जी, बाद में मैंने जाकर टीचर एलोकेशन में मुझे टीचर चेंज करना पड़ा। सपोज सम टीचर ए इज़ एक्चुअली गोइंग फॉर द प्लानिंग ऑफ व्हाट जी, सोशल स्टडीज़, और मैंने पहले टीचर एलोकेशन नहीं की हुई थी। अब जाके जी प्लानिंग हो चुकी है, मुझे क्या करना पड़ रहा है कि वो क्या हो रहा है जी, टीचर बी। अब क्या ए की हुई प्लानिंग को बी कंप्लीटली पहले कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा, या ए की प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन बी कर पाएगा? ऑब्वियसली इसमें इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। यानी वो स्टेप वाइज इसलिए रखा कि पहले क्या कर ली हमने, सब्जेक्ट एलोकेशन, फिर हमने क्या कर ली, टीचर एलोकेशन। अब जो चीज़ें वेल सेटल्ड हो गई हैं, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स व्हाट जी, प्लानिंग। तो अब मैं क्या कहूँ, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं कहूँ परफेक्ट आइडियल फॉर्म में ना भी हो तो एटलीस्ट आई एम समवट प्रिपेयर्ड फॉर दैट जी। ठीक है, और या अगर मैं कहूँ कि दैट एफिकेसी ऑफ समथिंग इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट जी, दैट मैनेजमेंट जी, स्पेसिफिकली व्हाट जी, टाइम मैनेजमेंट जी। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने कहाँ पहले एडजस्ट की हुई है, अपनी सब्जेक्ट एलोकेशन में। एम आई क्लियर जी? अब आए प्लानिंग की तरफ जी, कि प्लानिंग में व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एरियाज जी, कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जी। नंबर 1 जी एकेडमिक, नंबर 2 जी जिसको हम एक्टिविटीज़ कह रहे होते हैं जी। अब आप कहें एक्टिविटीज़ भी कोई एकेडमिक से कुछ सेपरेट एंटिटी नहीं है, एक्टिविटीज़ आर द पार्ट ऑफ दैट एकेडमिक प्लान, लेकिन अलग करके इसलिए लिख रहा हूँ कि वो ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो जी। अब उन एक्टिविटीज़ को मैं कहूँ तो फिर मैं 2 हिस्सों में मज़ीद डिवाइड करूँगा। एक में क्या कहूँ जी, एक्टिविटीज़ दैट विल बी देयर द पार्ट ऑफ एकेडमिक प्लान, एक्टिविटीज़ ऑफ व्हाट जी, एकेडमिक प्लान जी, गॉट इट जी। और देन एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग व्हाट जी, को करिकुलर, देन थर्ड मेन एंटिटी जी, असेसमेंट्स जी, और वट एवर एल्स जी।
डिपेंडिंग अपॉन द करिकुलम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट जी? कि यानी मैंने अपनी प्लानिंग करते वक्त जो मेरी मेन एंटिटीज़ हैं वो क्या है, वो प्लानिंग क्या होनी चाहिए, एकेडमिक जो मेरी डिमांड्स हैं, एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, एकेडमिक टारगेट्स हैं, एकेडमिक गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, फिर क्या है जी, एक्टिविटीज़ जो मैंने रखनी है बीच में, चाहे वो और फिर कहें एक्टिविटीज़ अगर कहें तो होती सारी ही एकेडमिक ही हैं, फिर उनको अलग नाम एक को करिकुलर का रख इसलिए दिया जाता है कि कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए कहीं कि वो एकेडमिक प्लान की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। अब मैं इसको एलेबोरेट करूंगा जी कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस एकेडमिक प्लान एक्टिविटीज़ जी, या को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जी। और फिर एक क्या है जी, अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ व्हाट जी, असेसमेंट जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तीन मेन एंटिटीज़ जी, कीपिंग इन व्यू जी। अब होंगी ये तीन एंटिटीज़, लेकिन इनका प्लान क्या होगा, कीपिंग इन व्यू both my teachers and students जी। यानी मैं फिर कह रहा हूं कि मैं प्लानिंग करूंगा अपने एकेडमिक प्लान को ध्यान में रखते हुए, एक्टिविटीज़ के प्लान को ध्यान में रखते हुए और असेसमेंट्स को, लेकिन ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं किसके साथ, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये मैं अलग क्यों लिख रहा हूँ जी, दैट दीज आर देयर विद देयर ओन इम्पोर्टेंस जी। मैं इसको आसान मिसाल से समझाऊँ जी कि इफ़ माई टीचर्स आर देयर वेल ट्रेंड, यानी ऑलरेडी एक रनिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश स्कूल है, उसकी अगर मैं इम्प्रूवमेंट का करूँ तो ठीक है, तो क्या है दैट व्हाट परसेंटेज इज वेल ट्रेंड जी। नंबर वन। नंबर टू, वट एवर दे परफॉर्म्ड, यानी एक मैं टीचर्स का अपना पोटेंशियल, यानी अपना उनका अपना स्टेटस क्या है जी, ये मेरे ध्यान में है। दूसरी बात क्या है जी कि टीचर्स की परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस हेयर आई मीन व्हाट जी, फीडबैक। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश स्कूल है, जो पहले से स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली उसका एक पिछला साल गुजरा होगा, उस पिछले साल में टीचर्स मेरे पास, जो स्टाफ मेरे पास था, कितना था जो मेरी फुल पॉलिसी से वेल अवेयर है, ट्रेंड है, कितना ऐसा था जो ड्यूरिंग द होल सेशन मेरे साथ रहा है। उसमें से बात का ऐसा भी होता है, कुछ टीचर्स जो हैं वो क्या रिप्लेस हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, न्यू आ रहे होते हैं, उनका स्टेटस क्या है जी। यानी आसान ज़ुबान में कहूँ, कितने टीचर्स का हाथ बैठा हुआ है, कितने टीचर्स का हाथ मेरे सिस्टम पे बैठा हुआ नहीं है, कितने क्विक हैं, शार्प हैं, ठीक है, यानी कितने शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और कितने ऐसे हैं जिनको उसके लिए टाइम चाहिए होगा। मैं ये किसी वजह पे कह रहा हूँ, ध्यान में इसको रखिएगा। ये आसान चलें यहीं बता दूँ साथ कि अगर मैं कहूँ जी मेरा ऑलरेडी करंट एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, एक पॉलिसी है, मैकेनिज़्म है, तो क्या मतलब है उसका कि उन टीचर्स की परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, वो नॉर्मली जो है वो क्या होगी, वो मेरी प्लानिंग को इतना अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। या मेरी प्लानिंग अगर टफ भी है, मेरी प्लानिंग अगर सेकंड फेज़ में भी गई हुई है, एडवांसमेंट लेवल पे भी गई हुई है, ठीक है, तो मुझे उसमें कोई हर्डल नहीं आएगी। क्लियर? मैं अब सेकंड स्टेप एडवांसमेंट लेवल क्यों कह रहा हूँ, मिसाल से मैं समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग मैकेनिज़्म में पहले अपनी बेसिक्स सेट की जी। अब बेसिक्स में सपोज मैं कहूँ जी, सिंपली आई फोकस्ड ऑल द टाइम अपॉन माय डिलीवरेंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस जी, फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में जी मैं फिर कह रहा हूँ कि जी दैट आई एम मूविंग अहेड जी, कि मैंने पहले एक सिलेबस सेलेक्ट किया,
ठीक है, उस सिलेबस को एक साल पढ़ाते वक्त मेरी जो बेसिक एक मैकेनिज़्म है वो ठीक हो गया, आइडियल सेट हो गया। बेसिक मैकेनिज़्म से मुराद कि मैंने लैंग्वेज के कुछ बेसिक टारगेट सेट किए, मैथमेटिक्स के कोई बेसिक टारगेट सेट किए, साइंस रिलेटेड कोई बेसिक टारगेट सेट किए, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड बेसिक टारगेट सेट किए। अब अगला नेक्स्ट ईयर आ रहा है मेरे पास, कि मैं समझ रहा हूँ कि ये एरियाज़ मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अब प्लानिंग करते वक्त मैंने इन एरियाज को फोकस नहीं करना, अब मैंने उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है। गेटिंग माय पॉइंट जी। अब वो नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है जी? फॉर एग्जांपल अगर बेसिक लेवल का प्लानर जो था वो क्या था, सिंपल था। बेसिक लेवल के प्लानर में क्या थी, एक्टिविटीज उनको जनरेटेड या प्लान प्रोवाइड की गई। अब मैं थोड़ा नेक्स्ट फेज में किस पे जा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स लेवल पे। अब क्या है, वो एक्टिविटीज जो पहले उनको प्लान करके दी गई थी, अब मैं यहां उनको लिबर्टी दे सकता हूं कि दे मे गो फॉर देयर ओन प्लान अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपर्टीज, अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट जी? मैंने इस हिसाब से कहा था कि टीचर्स का स्टेटस क्या है जी। क्या वो लेवल 1 पे उनका हाथ बैठ चुका है, चाहे वो उसमें साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, फिर मैं उनको उसके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे हो सकता है कि मैं उनके डेली प्लानर्स जो हैं उनकी रिस्ट्रिक्शंस या उनकी प्लानिंग कुछ और हो। यहाँ पे डेली प्लानर्स की उनकी रिस्ट्रिक्शंस, उनमें लिबर्टी कुछ और हो सकती है। गॉट माय पॉइंट जी? फिर दूसरा मैंने क्या कहा जी, या इसको एक और एंगल से भी यूँ देख लें कि अब सपोज जी मेरे पास टीचर्स की लॉट वो इतनी वेल ट्रेंड नहीं है या फ्रेशर्स हैं, और प्लानिंग मैंने रख दी उनके लिए क्या, कॉम्प्लेक्स लेवल की। डोंट यू थिंक दैट कि फ़ायदा होने के बजाय उल्टा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। यानी प्लानिंग मैंने रखी बहुत हाई लेवल की, और टीचर्स मेरे जो हैं मेरे पास जो स्टाफ मेरा, मैं फिर कह रहा हूँ कि टीचर स्टाफ से मुराद उनकी कैपेसिटी मैं नहीं कह रहा, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं कह रहा, उनका नॉलेज नहीं कह रहा। किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, उनकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग भी किस कॉन्टेक्स्ट में कि उनको पॉलिसी पूरी कन्वे हुई है या नहीं हुई, यानी इंफॉर्मेशन पूरी है या नहीं, आर दे वेल इन्फॉर्म्ड, वेल अवेयर और नॉट। यानी इंफॉर्मेशन लेवल मेरा क्या है, कम है, और प्लानिंग का लेवल मैंने बहुत क्या रख दिया है, कॉम्प्लेक्स रख दिया है। तो क्या वो टीचर्स उन गोल्स को, उन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे? बजाय इसके उसका फ़ायदा होने के उल्टा उसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसी बात को एक और एंगल से समझा दूं मैं, कि अब मैं कहूँ जी मैंने अपनी प्लानिंग में बहुत मम्बो जम्बो किस्म के, ठीक है, आइडियल किस्म के मैम बैठी हुई हैं, वो अग्री करेंगी कि अब मैं कोई एक्टिविटीज़ रख दी गई, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ टाइम टेकिंग है, या जिन एक्टिविटीज़ के लिए बड़ी बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए, या जिन एक्टिविटीज़ के लिए बड़ी स्पीड चाहिए, हाथ बैठा हुआ उनके ऊपर, यानी वो इतना एक नेचुरल प्रोसेस हो कि वो क्विकली उनको क्लासरूम्स के अंदर करवा सकते हैं। यानी एक्टिविटीज़ मैंने बड़ी क्या रखती हैं, हाई लेवल की, और मेरे टीचर्स जो हैं वो क्या हैं, अभी इतने उसमें एक्सपर्ट नहीं हुए, ठीक है, उनका हाथ उन चीज़ों में इतना नहीं बैठा हुआ। सो डोंट यू थिंक दैट कि उन एक्टिविटीज़ का बजाय फ़ायदा होने के उल्टा वो क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? मिसाल में कहूँ जी, क्लासरूम के अंदर एक रीडिंग इटसेल्फ एक अलग टास्क है ना, राइटिंग इटसेल्फ एक अलग एक्टिविटी है या नहीं है? अब मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान कर दी, ठीक है, जिस एक्टिविटी की को परफॉर्म करते वक्त वो इतनी टाइम टेकिंग होगी, चूंकि उस पर एक्सपीरियंस नहीं था, हाथ बैठा नहीं था, या प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो हो सकता है मेरा रीडिंग टास्क बिल्कुल क्लास में क्या हो जाए, ज़ीरो। मेरा राइटिंग टास्क क्लास में बिल्कुल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो यानी इस एक्टिविटी को प्लान करने के चक्कर में मैंने जो रियल टास्क है उनको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट जी? अब इसको मैं समराइज करूं तो आसान ज़ुबान में जी, कि मैंने क्या कहा कि जब कोई भी प्लानिंग है, चाहे वो एकेडमिक,
कॉन्टेक्स्ट में है, एक्टिविटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में है, या असेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, कि उसमें मुझे अपने जहन में साथ अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स रखने पड़ेंगे। तो टीचर्स से मुराद मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट को मुझे जहन में रखना पड़ेगा कि हाउ मच दे आर एक्सपीरियंस्ड, हाउ मच दे आर ट्रेंड। अब यहाँ फिर उनका नॉलेज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका पोटेंशियल, उनके कैलिबर की कतहन कोई बात नहीं हो रही। एक चीज़ है, पहले उनको उस चीज़ का एक्सपोजर दिया ही नहीं गया, पहले वो चीज़ उनकी पॉलिसी के हिस्सा रही नहीं है, पहले वो चीज़ उन्होंने वो काम कभी किया ही नहीं है, और मैं डायरेक्टली उनसे डिमांड करूं कि जी वो मुझे उस काम को परफेक्ट लेवल पे करके दें, तो ये इटसेल्फ डिमांड ही गलत है। दूसरा क्या है जी, स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट, व्हाट लॉट आई एम डीलिंग विद जी। अब फॉर एग्जांपल मैंने प्लानिंग में फिर कह दूं कि मैंने प्लानिंग किसके लिए कर दी, एडवांस लेवल की जी। प्लानिंग मैंने कौन सी कर दी, मैं एक कह रहे हैं बेस्ट लॉट की जी, और मेरे पास लॉट कौन सी आ रही है जिनकी मैं लॉट को से मुराद में क्या ये नहीं ले रहा कि बच्चे का कैलिबर क्या है, बच्चे का पोटेंशियल क्या है, नहीं, ठीक है। लॉट से मुराद में क्या ले रहा हूँ कि बाज़ वक़्त आपके पास ग्रेड 5 में कोई बच्चा किसी और इंस्टीट्यूट से, किसी और जगह से ग्रेड 4 तक ऐसा पढ़ के आया है कि जो हो सकता है आपकी इस एडवांस लेवल प्लानिंग के साथ कोप ना कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट जी, कि सपोज आप यहां पे क्या कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं जी, सेल्फ राइटिंग, और सेल्फ राइटिंग में आप उसको सपोज थ्रू स्केच यू आर डिमांडिंग फ्रॉम दैट चाइल्ड जी ऑल द टाइम टू राइट इट थ्रू व्हाट जी, स्केच जी। अब पिछली प्रीवियस इंस्टीट्यूट में या प्रीवियस क्लास में अब तक उसने स्केच के थ्रू सेल्फ राइटिंग कभी की हुई ही नहीं है। सो डोंट यू थिंक दैट कि बजाय उसको फायदा होने के उल्टा उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जो प्रीवियस सेशन में हमने एक डिस्कस किया था कि सपोज जी हम क्या कह रहे हैं कि होम असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन है और टीचर जो है उसको उसका आंसर ना दे, बच्चा खुद लिख के लाए, ये तो एक एडवांस लेवल है या नहीं है। अब उसी को मैं कहूँ कि जी जब मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स का कॉन्टेक्स्ट क्लियर है और मैं समझ रहा हूं कि वो डायरेक्टली इस एडवांस लेवल पे अभी नहीं आ सकते, या क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो इस लेवल पे नहीं आ सकेंगे, तो क्या मेरे टीचर्स इतने वेल ट्रेंड हैं उन 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 स्टूडेंट्स के बारे में कि जो डायरेक्ट स्केच के थ्रू, ठीक है, या कोई मेंटेनेंस रिहर्सल के थ्रू या लैबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू अगर क्वेश्चन आंसर्स नहीं भी कर सकते तो मैं उनको क्या कोई सेट फ्रेम्स दे दूं। ये हम टीचिंग मेथोडोलॉजी में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। या मैं उनको ऐसा कोई, मैं जिसको अजमाली खाका आप कह दें, ठीक है, जिसको कोई आप बबल चार्ट कह दें, माइंड मैप दे दें, आप उसके थ्रू उनको उस लेवल पे लेके आऊं। am I क्लियर जी, एक बात। और दूसरी बात क्या मेरे पास वो जो लॉट है क्या वो सारी स्टैंडर्डाइज मेरे ही अपने सिस्टम की प्रिपेयर्ड आई हुई है, यानी क्या मुराद मेरे पास ही उन्होंने मॉन्टसरी की है, प्री स्कूलिंग की है, फिर वहीं से ग्रेड 1 भी वहाँ रहे हैं, ग्रेड 2 पे रहे हैं, ग्रेड 3 पे रहे हैं, ग्रेड 4 पे रहे हैं, यानी क्या मुराद उनकी इंटीमेसी मेरे प्लानिंग के साथ, मेरे सिस्टम के साथ है या नहीं है, ठीक है। और यूजुअली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्लियर। मेजॉरिटी स्कूल्स में क्या होता है कि कुछ बच्चे आपको यहाँ ग्रेड 4 में आके ज्वाइन कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे आपको आगे ग्रेड 2 में ज्वाइन कर रहे होते हैं, उनका गैप आया होता है, वो सीक्वेंस में आपकी प्लानिंग, आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग्स में नहीं आ पा रहे होते, तो बजाय फ़ायदा होने के उल्टा क्या हो रहा होता है, उनको नुकसान हो रहा होता है। सो मीन टू से दैट वट एवर प्लानिंग इज देयर जी, इट मस्ट बी देयर कीपिंग इन व्यू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। क्लियर। इसी में एक और एग्जांपल याद आ गई, वो भी मेंशन कर दूं, हेल्पफुल होगी। मिसाल उसी प्लानिंग में मैंने बुक एक ऐसी रख दी जिसको पढ़ाने के लिए टीचर को एडवांस लेवल की टीचिंग स्किल्स चाहिए हो, और मेरा स्टाफ, मेरे टीचर्स इतने एक्सपीरियंस्ड या ट्रेंड नहीं हो कि वो एडवांस लेवल की बुक से वो स्किल्स डेवलप कर सकें। सो डोंट यू थिंक दैट दे वुड फेल। और ऐसा हो चुका है।
ठीक है, इसमें कोई मैं फिर कह रहा हूँ टीचर के नॉलेज, टीचर का कैलिबर, टीचर का पोटेंशियल का कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक है, उसका ज़िम्मेदार वो टीचर नहीं है, उसका ज़िम्मेदार जो है वो क्या स्कूल्स हैं, उसका ज़िम्मेदार स्कूल लीडर्स हैं, स्कूल मैनेजर्स हैं। ठीक है, मैं अपने आप को शामिल करके कह दूं कि उसकी ज़िम्मेदार मैं हूं कि मेरा कसूर है कि मैंने अपने टीचर्स को उस एडवांस लेवल की बुक को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया। कि ऑक्सफोर्ड के कुछ वर्जन्स ऐसे थे जो नॉर्मली एक अनट्रेन्ड टीचर के लिए पॉसिबल ही नहीं था उनको पढ़ाना, या अगर पढ़ाना, मैं पॉसिबल से मुराद क्या कह रहा हूँ कि मुश्किल था बहुत पढ़ाना, या उसका मैकेनिज्म नहीं समझ आ रहा था कि ये कौन सी बुक है, इस बुक के थ्रू कौन सी स्किल डेवलप करनी है जी, या किस स्किल पे काम होना है जी। बेसिकली मिसाल में छोटी सी एक नाम लेके मेंशन कर दूं जी, फॉर एग्जांपल ओपीई जी, ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश जी, दैट वाज बेसिकली और आई कैन कॉल इट दैट प्योरली टू वर्क अपॉन द कॉम्प्रीहेंशन स्किल ऑफ चिल्ड्रन जी। अब अगर मैं कहूँ जी उसके थ्रू मैं कोई लिटरेरी सेंस डेवलप करना चाह रहा हूँ, या उसमें मैं कहूँ जी ग्रामर की मुझे वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म मिलेगी, नॉट एट ऑल जी। कि दैट बेसिकली दैट बुक वाज प्लान्ड देयर टू वर्क अपॉन द कॉम्प्रीहेंशन स्किल जी। अब वो क्या टीचर वो इतना ट्रेंड है, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन्हें जो भी क्वालिफिकेशन ली, उस क्वालिफिकेशन में कहीं पे भी उनको वो टीचिंग से रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही होती। इज दैट क्लियर जी, आप क्लियर? अब इसमें एक और एलिमेंट जी, कि चाहे मैं वो एकेडमिक प्लान कहूँ, चाहे मैं कोई एक्टिविटी प्लान कहूँ, चाहे मैं वो कोई असेसमेंट प्लान कहूँ जी, ठीक है, उस प्लानिंग का जी क्या कोई सीक्वेंस वेल डिफाइन है जिसको मैं कहूँ कि ये इसका लेवल 1 होगा, फिर उसके बाद उसका लेवल 2 होगा, फिर उसके बाद उसका लेवल 3 होगा। यानी मैं क्या कहूँ जी, मैं बेसिक उसको पहले आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दिस सिस्टम जी इन व्हाट जी, सिंपल मैनर जी, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी कॉम्प्लेक्सिटीज जी। और जब मैं समझूंगा साल 2 साल या कम से कम 3 साल वो लेवल 1 पे मैंने वो प्लानिंग अपनी एग्जीक्यूट की, फिर मैं उसको क्या लेके जा रहा हूँ, किस पे, थोड़ा किस पे, एडवांस लेवल पे जी, जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ। देन आई एम एक्चुअली टेकिंग टुवर्ड्स व्हाट जी, नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट लेवल जी। Mean to say that whatever planning is there ji, clear, whether it is academic, whether it is activity, or whether it is assessment ji, it is there always with certain essential elements linked with it जी, इनको समझना ज़रूरी है जी। अब मैं आके कहूँ जी एकेडमिक जी, अब उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि जी माई एकेडमिक कैलेंडर जी, एकेडमिक calendar, how will I create it जी, or generate it जी, or produce it जी? उसका क्या मैकेनिज्म, आसान जी, कि पहले क्या जी मेरे पास क्या है, अवेलेबल वर्किंग डेज, अवेलेबल वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग जी ऑल वेकेशन, holidays, assessments, यानी जो जो चीज़ें मुझे, जिनको मैं वर्किंग डेज ना कह सकूं, वो सारे निकाल के जी। वर्किंग डेज से मुराद क्या है कि प्योरली जी फॉर मैं क्लासरूम एक्टिविटीज़ जी। अब उसमें दौरान मैंने इसलिए जानबूझ के नाम क्या लिया, असेसमेंट जी, कि अगर वो वीक असेसमेंट्स में जा रहा है या वो मंथ असेसमेंट्स की प्रेप्स के लिए है, और वट एवर इट इज़, अगर मैं उसको भी एकेडमिक में इंक्लूड कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैंने पहले उसके क्या निकालने हैं, वर्किंग डेज जी। और हमारे यहाँ जिस तरह मैंने क्या कहा था कि हमारा सेशन जो है वो क्या होता है 7 to 9 मंथ्स जी अवेलेबल जो, और अगर एवरेज उसमें वर्किंग डेज जो देखे गए हैं
वो आप कह लें कि 210 से लेके 250 के बीच में कम ज़्यादा होते रहते हैं, एक्सक्लूडिंग ऑल वेकेशन जी। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई कुरानिक वर्ड्स नहीं है। मैं एक समर जोन है वहाँ की छुट्टियाँ हैं, विंटर जोन है तो छुट्टियाँ हैं, उनको निकाल के ईदों की और त्यौहार हैं उनकी छुट्टियाँ हैं, एग्ज़ाम्स के दिन हैं, उनको निकाल के एवरेज जो देखा गया है वो क्या तकरीबन 250 जी। अब आप कहें जी 250 से 260 हो जाए, 280 हो जाए, कोई कुरान के हर्फ नहीं है जी, यानी एवरेज आप कह लें कि वो 250 जी अवेलेबल है मेरे पास। देन जी इन दैट 250 जी, as I discussed previously जी, suggested that there must be what जी 2 terms, होनी कितनी चाहिए 2 टर्म्स जी। और टर्म्स को भी क्यों डिवाइड कर रहे हैं, जस्ट लाइक सेमेस्टर सिस्टम के जी, बच्चे ओवर बर्डन ना हो जाएं कि मैं पूरे साल एक बच्चों को कुछ एक प्लान, एकेडमिक प्लान दे रहा हूँ और मैं साल के बाद उनको असेस करने जा रहा हूँ तो वो बहुत बर्डनाइज हो जाता है। तो उसको हम ब्रेक करके ले रहे हैं कि मैं कहूँ जी उसको कुछ हिस्सा हमने डिलीवर किया, कुछ स्किल्स पे काम किया, उनको असेस करें एक टर्म के बाद जाके, फिर दूसरा उस ऐसा किया उनको असेस करें क्या दूसरी टर्म के बाद जाके। सम पीपल से जी कि वो जी सिलेबस फाइनल एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टर्म का भी होना चाहिए, सेकंड टर्म। मैं इस हक़ में नहीं हूँ जी कि बच्चों को ख़ास तौर पे उनके छोटे दिमागों पे इतना लोड नहीं लाना चाहिए, फिर इस पर वो क्या वो रटे पे जा रहे होते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है तो दैट मंथली असेसमेंट्स कुड बी देयर जी, मंथली असेसमेंट्स जी वो भी इस प्लान का पार्ट बन सकती हैं, एकेडमिक प्लान का जी। गेटिंग माय पॉइंट जी। अब जब ये कैलेंडर मेरा डिफाइन हो गया जी कि भाई सपोज फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द सेशन जी, स्टार्ट ऑफ सेशन जी, उसमें यूजुअली इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट जी एटलीस्ट 1 वीक और फर्स्ट वीक मस्ट बी देयर जी फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स जी। वो आगे जब हम इसकी और फर्दर डिटेल्स में जाते जाएंगे तो वहाँ पूरी आएगी कि व्हेन वी टॉक अबाउट द डायनामिक्स जी, स्कूल डायनामिक्स में कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि वो ओरिएंटेशन क्या मुराद है, ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स से क्या मुराद है, ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स से क्या मुराद है, ओरिएंटेशन ऑफ पेरेंट्स से क्या मुराद है। वो पूरा अलग एक सेपरेट सेगमेंट है, हम डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ सिंपली अभी ज़हन में रख लें कि मैं स्टार्ट के बाद फर्स्ट वीक हमें मिनिमम किस लिए रखना चाहिए, ओरिएंटेशन जी, ओरिएंटेशन दैट व्हाट सब्जेक्ट मैटर विल बी देयर जी, हु विल बी डीलिंग विद दैट जी, विद व्हाट मैकेनिज्म जी, कि नोटबुक्स किस तरह मेंटेन होंगी जी, क्लास वर्क नहीं छोटे लेवल के अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल जितना छोटा लेवल है तो एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को थोड़ा सा ओरिएंट किया जाएगा जी, कि उनका एक माइंड सेट बन जाए, एक प्लान बन जाए जिस प्लान के अकॉर्डिंगली आगे लेके उनको चलना है जी। दैन जी मैं कहूँ स्टार्ट सेशन के बाद फिर जी कि सपोज मंथली असेसमेंट कब आएगी, am I क्लियर जी। अब क्या उस मंथली असेसमेंट के बात करूँ, यूजुअली स्कूल्स में देखा गया है कि मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड में तो एक फ़िक्स डेट है जी कि फ़लाँ फिक्स डेट से एक सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन दूसरी मैं पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ कि सपोज मार्च में सेशन शुरू किया जी, लेकिन एक बच्चा स्कूल में एंटर हो रहा है कहाँ पे जी, मिड ऑफ द मार्च जाके जी, या एंड ऑफ द मार्च जाके जी, क्या उसको भी मैं असेस करूँगा फर्स्ट मंथली असेसमेंट में या नहीं। आई एम जस्ट मैंशनिंग फ्यू एरियाज जी कि वो एकेडमिक प्लान करते वक्त मैं पहले एकेडमिक कैलेंडर जो जनरेट करूँगा तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने अपने माइंड में रखनी है जी।
इज़ दैट क्लियर जी। मिसाल एक छोटी सी दूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो त्यौहार आते हैं हमारे, छोटी ईद कह लें, बड़ी ईद कह लें, कि मैंने अपनी प्लानिंग करते वक्त वो क्या, या रमज़ान आता है फॉर एग्ज़ाम्पल जी, तो वो रमज़ान के ड्यूरिंग रमज़ान बिकॉज स्पोर्ट्स स्कूल ऑन है, क्लासेस हो रही हैं, तो मैं क्या उसको थोड़ा लाइट कर दूंगा। क्लियर कि ड्यूरिंग रमज़ान मैं कहूँ जी मैंने जैसा नॉर्मल मंथ्स में प्लानिंग में जितना कंटेंट डाला है उतना ही मैं अगर रमज़ान में भी डाल दूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, उसकी एफिकेसी इतनी नहीं होगी। इज़ दैट क्लियर जी? गेटिंग माई पॉइंट? देन जी एक्टिविटी जी, एक्टिविटी कैलेंडर जी। व्हाट एक्टिविटीज़ वुड बी देयर जी, वो कैसे डेवलप होगा जी, कौन सी एक्टिविटी है जी, उस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है जी, हु विल कंडक्ट अरेंज और मैनेज दैट एक्टिविटी जी, एंड हाउ विल दैट एक्टिविटी बी कंडक्टेड जी। यानी एकेडमिक कैलेंडर में तो मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ एक डेट्स निकाल ली, दिन निकाल लिए कि मेरे पास अवेलेबिलिटी क्या उनकी, और फिर उसमें मैंने कोई मंथली असेसमेंट्स रखनी है या एग्ज़ाम्स रखने हैं, उनकी कौन सी डेट्स होंगी, टर्म्स रखनी है तो 2 टर्म्स हैं, तो उन 2 टर्म्स में फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स क्या होंगे, या एग्ज़ाम से पहले मैंने बच्चों के प्रेप्स के लिए कितना टाइम रखना है। इन मिसाल के तौर पे मैंने फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम लेना है, असेसमेंट लेनी है बच्चों की जी, और लास्ट डे तक मैंने उसमें टीचिंग रखी हुई है, तो डोंट यू थिंक दैट इट विल कॉज ट्रबल जी? नहीं, मुझे इसमें कुछ थोड़ा गैप देना चाहिए फॉर रिवीजन, फॉर रीइंफोर्समेंट, और फॉर एटलीस्ट फॉर द प्रिपरेशन जी, क्योंकि एवरीथिंग मस्ट बी गाइडेड जी। जिस तरह हम कह रहे हैं कि जी अनगाइडेड होमवर्क कॉजेज ट्रबल जी, तो इसलिए मैं क्या कहूँगा कि अनगाइडेड असेसमेंट्स भी जो हैं वो भी क्या होंगी, वो बजाय चीज़ों को असेस करने की उल्टा एक प्रॉब्लम बन जाएंगी। तो यहाँ अब एक्टिविटी कैलेंडर में डिटेल्स थोड़ी बढ़ गई हैं। मैंने क्या कहा, कौन सी एक्टिविटी है, क्लियर जी? फॉर एग्जांपल जी 23 मार्च है, उससे रिलेटेड 14 अगस्त है, उससे रिलेटेड कोई है, रमज़ान से रिलेटेड कोई है, ठीक है। मेरे पास अगर कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं कुछ और किरात, नात, स्पीच, मैं राइटिंग स्किल, यानी ये एक्टिविटीज़, इसको अलग सेपरेट हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको भी जी, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना इस हद तक देख लें कि एक्टिविटी का मकसद सिर्फ यही ना हो कि वो मैंने तकरीरें करवानी है बच्चों से और एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। इसलिए साथ आगे क्या मेंशन कर दिया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सिर्फ अवेयरनेस देनी है? नहीं, क्या उसके थ्रू मैं कुछ स्किल्स भी बच्चों की डेवलप कर सकता हूँ या नहीं? फिर उस एक्टिविटी को कौन अरेंज करेगा जी? नॉर्मली क्या होता है कि दैट मोस्टली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड बाय होम जी, टीचर्स। हालांकि होना क्या चाहिए, एक्टिविटीज़ टीचर्स सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं प्लान में या कंडक्ट करवाने में, अदरवाइज वो एक्टिविटी प्लान, मैं छोटे लेवल का नहीं कह रहा, छोटे बच्चे प्लान करेंगे, चलें टीचर छोटों को प्लान कर देंगे, एटलीस्ट उसके एग्जीक्यूशन में उन बच्चों का कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए। वो कैसे होगा वो अलग मैं फिर कहूँ, इस पर भी एक सेपरेट सेशन होगा कि वो बच्चों की ग्रूमिंग के लिए किसी भी स्कूल में हम कौन कौन से सेगमेंट्स रख सकते हैं कि जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाए जिसमें खुद बहुत तकरीबन हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। यूजुअली देखने में है वही बच्चे किरात नात कर रहे हैं, वही बच्चे असम्बली में आ रहे हैं, वही बच्चे 23 मार्च के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही बच्चे 14 अगस्त के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए कि तकरीबन हर बच्चा किसी न किसी तरह किसी न किसी एक्टिविटी के साथ इंगेज हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए जी। वो हम अलग एक स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के लिए या स्टूडेंट ग्रूमिंग के लिए जो कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं किसी स्कूल में सेपरेट कंप्लीट हो, उस पर सेशन होगा। अभी सिर्फ ये यहाँ ये समझ लें कि आप यहाँ कह लेंगे स्टूडेंट्स जी, ठीक है, या स्टूडेंट्स विद द सपोर्ट ऑफ टीचर्स जी, एंड हाउ
उसके मिनट्स जी, उसका मैनुअल जी, कि यानी वो एक्टिविटी अनाउंस के स्टेट को होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जी 14 अगस्त है, मैं उसकी अनाउंसमेंट ही जाके कब कर रहा हूँ 10 अगस्त को, यानी मैं बच्चों को उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ 4 दिन दे रहा हूँ, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। यानी उसकी अनाउंसमेंट डेट क्या होगी, कंडक्शन डेट क्या होगी, क्या मिनट्स क्या होंगे उसके। इज़ दैट क्लियर जी? और ये सब प्लान करते वक्त मैंने यहाँ साथ क्यों लिखा था कि दैट दिस एक्टिविटी कैलेंडर मस्ट नेवर डैमेज माय एकेडमिक प्लान, कि हाउ विल आई प्लान दोज एक्टिविटीज़ और हाउ विल आई मैनेज दोज एक्टिविटीज़ और हाउ विल आई एग्जीक्यूट दोज एक्टिविटीज़। कहीं ऐसा तो ना हो रहा कि मेरा साथ उसके साथ एकेडमिक प्लान डैमेज हो रहा है। यूजुअली देखा गया मिसाल के तौर पे 14 अगस्त का फंक्शन आया है, ठीक है, अगर 1 अगस्त से उसकी तैयारी शुरू हुई है तो 14 दिन कुछ स्कूल में पढ़ाई ना हो रही हो, या कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में इन्वॉल्व हों, बाकी जो हैं वो कॉरिडोर्स में फिर रहे हैं। वो जब हम उसको टाइम टेबल जिस वक्त करेंगे, या जिस वक्त मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट ग्रूमिंग के लिए जो करेंगे, वहाँ हम डिटेल डिस्कस कर देंगे कि उसको कैसे मैनेज करना है, कि ताकि एकेडमिक प्लान जो है वो डैमेज ना हो। एक बात। दूसरी बात जो क्या है कि इट मस्ट बी देयर इन अकॉर्डेंस विद द एकेडमिक प्लान जी। कि एकेडमिक प्लान के साथ भी उन चीज़ों को कोरिलेट किया जा सकता है। फिर तीसरा क्या है जी, असेसमेंट कैलेंडर जी। विद अपॉलॉजी जी, कई सिस्टम ऐसे हैं जिसमें बच्चों को क्या, इवन टीचर्स तक को नहीं पता होता कि उनकी नेक्स्ट असेसमेंट कब आ रही है, उसके अंदर सिलेबस कितना होगा, उसका क्या पैटर्न होगा असेसमेंट का, क्या वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगी, सब्जेक्टिव फॉर्म में होगी, ऑरल फॉर्म में होगी, रिटन फॉर्म में होगी, प्रैक्टिकल फॉर्म में होगी, वाइवा फॉर्म में होगी, प्रेजेंटेशन फॉर्म में होगी, असाइनमेंट फॉर्म में होगी। वो कोई डिटेल्स नहीं पता होती उनकी जी। यानी दिस मस्ट ऑल्सो बी व्हाट जी, वेल प्लान्ड जी, कि वो असेसमेंट्स पहली बात तो ये क्या कब कब होनी है, किस किस मंथ में होनी है, और ये चीज़ें जब वेल प्लान्ड होंगी तो उनकी एफिशिएंसी खुद बहुत बढ़ जाती है। फिर मैं इसमें असेसमेंट में कहूँ कैलेंडर में जी, फिर वो ख़ास तौर पे उसकी अनाउंसमेंट डेट जी। एक तो आपने कैलेंडर में रख दिया तो ऑटोमेटिकली अनाउंस हो गया, फिर उसको रिमाइंडर अनाउंसमेंट में कहूँ जी, फॉर एग्जांपल असेसमेंट 10 दिन बाद आ रही हैं, तो क्या वो 10 दिन पहले क्लियरली अनाउंस हो चुकी हैं उनकी डेट, उनमें सिलेबस कितना इंक्लूडेड होगा, कौन कौन के एरियाज़ को टारगेट किया जाएगा, और किस मैकेनिज्म के तहत जी, किस पैटर्न पे जी वो असेसमेंट्स होंगी। एम क्लियर अप क्लियर जी? यानी ये तो मेन आपके हैं कि जी मैंने 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए। एक कौन सा, एकेडमिक कैलेंडर, एक मैंने क्या कह दिया एक्टिविटी कैलेंडर, और तीसरा मैंने क्या कह दिया असेसमेंट कैलेंडर जी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स जब तक वेल प्लान, वेल थॉट, कंसिडर्ड, रिकंसिडर्ड नहीं होंगे तब तक मैं फर्दर स्टेप पे नहीं जा सकता। मिसाल एक दूं जी कि सम टाइम आई हैव सीन दैट द टीचर्स इवन गो फॉर द प्लानर डेवलपमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट जी, पूरी बुक का या जो भी है वो पहले ऑलरेडी कर चुके होते हैं,
बाद में उनको पता चल रहा होता है कि उनका एकेडमिक कैलेंडर में तो किस किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है ही नहीं है, ये कौन कौन सी चीज़ चेंज है, जो मैंने प्रीवियसली बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि उन्होंने प्लानिंग अपनी कितनी कर ली जी। फॉर एग्जांपल 300 लेसन्स के हिसाब से आपने एकेडमिक कैलेंडर जो है वो बाद में प्रिपेयर किया, बाद में डिज़ाइन किया, और उसमें अवेलेबिलिटी कितनी है जी 250 की। वो टीचर्स ऑलरेडी प्लान कर चुकी हैं 300 के अकॉर्डिंगली। अब उनको क्या है 50 लेसन उनके क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। अब एक बात तो ये, पहले बात ये है कि हाउ कैन दे चेंज, जो उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है वो उसको कैसे चेंज करेंगे। दूसरी बात, अगर चेंज नहीं करेंगे तो डोंट यू थिंक दैट कि वो उन्हीं 250 में ही 300 को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं और ट्रू ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो रहा होता। क्लियर जी। अब इसके बाद नेक्स्ट उस पे आ जाएं कि जब मैंने अपना एकेडमिक कैलेंडर, एक्टिविटी कैलेंडर, असेसमेंट कैलेंडर, मैं जोर दे के कह रहा हूं कि वेल थॉट, रीथॉट, प्लान, रीप्लान, कंसिडर्ड, रिकंसिडर्ड हो चुका, तो अब मैं आऊंगा जी किस पे, प्रिपरेशन ऑफ जी, प्लानर्स पे जी। ये जिस प्लानर्स को हम ब्रेक डाउन वीक टर्म्स यूज की जाती है, ब्रेक अप वीक टर्म यूज की जाती है। फर्क कितना सा है जी कि ब्रेक डाउन में मैं पहले ओवरऑल बड़ा प्लान डिराइव करता हूं जी, फिर जिसको फर्दर मैं स्मॉल चंक्स में डिवाइड करता हूं। दिस इज व्हाट जी ब्रेक डाउन, फ्रॉम वेयर आई कम व्हाट जी, बिगर टू स्मॉलर प्लानिंग जी, ये लार्ज स्केल प्लानिंग टू स्मॉल स्केल प्लानिंग जी, जिसमें लार्ज स्केल आप कह रहे हैं क्या हो गई, ईयरली, फिर क्या है जी टर्म वाइज, फिर क्या होगी जी इसमें मंथली, और फाइनली क्या होगी, फिर क्या होगी जी इसमें वीकली जी, और फाइनली क्या हो गई डेली लेसन प्लान जी। और फिर मैं कहूँ जी इसमें बाज़ औक़ात बहुत एक प्रॉब्लम बन जाती है कि जी बहुत कि डेली लेसन प्लान से मुराद क्या, एक सख्ती बन जाती है इवन टीचर्स के लिए। तो इवन आप सजेस्टेड क्या है कि दैट वीकली कैन वर्क जी, कि वीकली प्लान ही अगर फाइनली वेल सेटल्ड हो तो फिर डेली लेसन प्लान पे आप ना भी आएँ तो कोई इशू नहीं है जी। यानी एक टारगेट्स सेट कर ली है मैंने कि मैंने इस वीक में ये अचीव करने हैं, ठीक है। अब मैंने क्या, मंडे को मैंने ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी मैं अगर कहूँ सारा सपोज 5 वर्किंग डेज के अकॉर्डिंगली मैंने अपना लेसन प्लान कर लिया है, तो वो मंडे की बजाय अगर कुछ ट्यूसडे पे आ जाए, या ट्यूसडे वाला पीछे मंडे में ही कवर हो जाए, ठीक है, या ट्यूसडे वाला आगे वेडनेसडे पे थोड़ा बहुत लिंगर ऑन कर जाए या रह जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। होता क्या, मैं मिसाल से समझाऊं कि सपोज जी मैंने डेली लेसन प्लान सपोज अपना कर लिया जी, क्या मंडे का जी, मंडे को जितना मैंने कंटेंट रखा, जो एक्टिविटी मैंने डिज़ाइन की, जो प्लान किया, वो मंडे को मेरे लिए अचीव नहीं हो सका, मैं कहाँ पे चला गया उसको, ट्यूसडे पे जी। तो बाज़ औक़ात मैनेजमेंट के डर से वो टीचर के ये ट्यूसडे पे क्यों गया पूछा ना जाए, उसको मंडे में ही ठूंस देते हैं, जिसकी वजह से वो बजाय फ़ायदा होने के उल्टा क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इसलिए अब सजेस्ट क्या किया जाता है कि वो डेली लेसन प्लान भी किस बेस पे होना चाहिए, वीकली, यानी पूरे वीक का एक प्लान मैंने कर लिया, चाहे मैं उसको मंडे पे अचीव करूं या मंडे ट्यूसडे को मिला के अचीव करूं, या मंडे ट्यूसडे वाला आगे वेडनेसडे तक लेके जाऊं, यानी पर्पस क्या है, मैंने विद इन 5 डेज इसको करना है। लेकिन मैं विद इन 5 डेज यहाँ क्यों कह रहा हूँ जी, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ जी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अब हाउ विल आई डिवाइडेड जी, यानी एक तो मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूँ कि मैंने क्या कहा था कि ये क्या है, ब्रेक डाउन। दूसरा अब क्या होता है, ब्रेकअप जी,
कि हाउ टू मूव फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल जी, और फ्रॉम स्मॉल स्पेक्ट्रम टू बिगर स्पेक्ट्रम जी, कि जहाँ पे पहले मैं क्या डेली प्लान करूँ, फिर उसको मंथली, फिर नहीं, तो ये यूजुअली जी दिस इज़ क्लियर जस्ट देयर फॉर एक्सप्रेशन जी। एक्सप्रेशन इन व्हाट सेंस जी? एक्सप्रेशन इन व्हाट सेंस जी? फॉर कंसल्टेंसी। मैं एक्सप्रेशन किस सेंस में कह रहा हूँ कि यानी मैंने अपने लिए इस्तेमाल करना है तो मैं क्या ब्रेकअप्स फॉर्म में उसको यूज़ करूँगा, या मैंने अपना प्लान किसी को एक्सप्रेस करना है तो मैं ब्रेकअप फॉर्म में करूँगा। लेकिन जब मैंने उसको एज अ टूल यूज़ करना है, एज अ फार्मूला यूज़ करना है, तो मैं ब्रेक डाउन, या जब मैं इस्टेब्लिश करूँगा तो किस फॉर्म में करूँगा? ब्रेक डाउन फॉर्म में करूँगा। कैसे होगा वो ब्रेक डाउन फॉर्म में, उसको एलैबोरेट करता हूँ मैं कि फिर क्या है मेरे पास, क्या है जी, एक बुक है सपोज जी, नंबर 1 एक एंटिटी जिसको मैंने कोर्स आउटलाइन कहा है। जिस तरह कुछ सिस्टम्स में इवन बुक नहीं है जी, सपोज कोर्स आउटलाइन है, यानी या दूसरे लफ्ज़ों में मेरे पास क्या है, कंटेंट कितना है जी, एक बात। फिर उस कंटेंट के साथ एक्टिविटीज़ कौन सी लिंक्ड हैं जी। एक्टिविटीज से मुराद क्या है जी? सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं कोई, फॉर एग्जांपल जी मैं कोई प्रेजेंटेशन बीच में उसमें रखी हुई है जी। फॉर एग्जांपल मैंने उसमें कोई ग्रुप डिस्कशन रखी हुई है जी, मिसाल के तौर पे व्हाटएवर, कोई जो भी एक्टिविटीज़ हैं। और इसको अगर सम अप करूं तो जिसको हम अपना क्या कह रहे होते हैं, हम अपना मेथडोलॉजी जी, जिस पे पूरा कंप्लीट अलग सेशन होगा टीचिंग मेथडोलॉजीज पे जी, कि हाउ टू कवर दीज डिफरेंट एरियाज जी। ऑब्जेक्टिव मैंने कहा दर्जन हो सकते हैं कि बच्चे की स्पोकन कल्चर डेवलप करना है, 4 स्किल्स पे काम करना है, पर्सनैलिटी ग्रूम करनी है, प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करनी है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है, ग्रुप डिस्कशन इम्प्रूव करनी है, वो जितनी भी आपके हैं जी, वो एंटिटीज़ अलॉन्ग विद दैट कि मेरा कंटेंट कौन सा है जी, और किस मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंगली मैं ये सारा अचीव करूँगा जी। पहली बात। और दूसरा जी, व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट जी, टाइम रिक्वायर्ड, जनरल एक बता रहा हूँ जी कि उसके लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा।